नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान के दिमाग में चल क्या रहा है। चिराग पासवान सीधा रास्ता चल नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, शतरंज में घोड़ा जिस तरीके से चलता है, 2 घर सीधा चलता है, फिर 1 घर राइट या लेफ्ट चलता है। सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति की तरफ लौटने की बात कर रहे हैं। उसके पीछे उनके 2 मकसद हैं और उनको लगता है एक नहीं तो दूसरा जरूर कामयाब होगा, और इन दोनों मकसद की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे नेता भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा। कई बार पार्टी बदल चुके हैं, कई बार पाला बदल चुके हैं। कल उन्होंने 3 दिनों की अपनी पार्टी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाल्मीकि नगर में किया। वाल्मीकि नगर में उन्होंने लोकसभा चुनाव की याद बीजेपी के हुक्मरानों को दिलाई। उन्होंने यह कहा कि लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से हम कई सीट हार गए, दरअसल उनका इशारा सम्राट चौधरी की तरफ था। और उपेंद्र कुशवाहा का दर्द भी यही है कि सम्राट चौधरी को जो कद बीजेपी में मिल गया है, वो डिप्टी सीएम है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिक्स में सम्राट चौधरी को सबसे बड़ा बाधक मानते हैं? लेकिन लोकसभा चुनाव की चर्चा करके एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के हुक्मरानों को, शीर्ष नेतृत्व को याद दिला दिया कि जो काम लोकसभा चुनाव में हुआ, अगर वही विधानसभा चुनाव में होगा तो फिर हमारी हार जोरदार तरीके से होगी और ये एनडीए गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट का मतलब क्या निकाला जाए? चिराग कहते हैं बिहार बुला रहा है, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बिहार का लोकल लीडरशिप अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा की बातों को नहीं सुनता है। वो बीजेपी में कैसे रह सकता है? इतने बड़े नेताओं की बात कैसे नहीं सुन सकता है? और अगर लोकसभा की तरह व्यवहार किया गया तो विधानसभा चुनाव में हम हार सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ऐसा बोलते हैं, कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ बार्गेन है। मतलब एनडीए घटक दल के भीतर क्या वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहते हैं या कुछ और वजह है? उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इन सब की बात हम आपको बताएंगे, ये सारा मकसद बताएंगे कि दोनों नेताओं के दिलो दिमाग में क्या है। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी हां, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए, उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। बीजेपी कोई भी व्यक्ति जो एनडीए का नुकसान करे, बीजेपी का ही नुकसान कर जाए। जो कुछ भी हुआ शाहाबाद के इलाके में या अंतिम चरण में जहां वोट था, उससे बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान हुआ? नुकसान तो बीजेपी का हुआ। तो जो व्यक्ति बीजेपी का ही नुकसान कर दे और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा? कौन से वो दल है सर, जिन्हें बार-बार आप सचेत कर रहे हम हैं? दल की बात, दल नहीं है, आप बीजेपी नहीं है, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। कौन व्यक्ति हैं उपेंद्र जी जो लोकसभा में? अरे भाई आप जाइए ना शाहाबाद के गांव-गांव में, पता चल जाएगा किस बूथ पर किसने क्या किया, पता चल जाएगा। वहाँ स्थानीय स्तर पे आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ ओरिजिनल लोग हैं वो भी उतना ही दुखी हैं उस परिणाम से जितना दूसरे लोग दुखी हैं। सर, पूर्व सांसद की तरफ इशारा है क्या? नहीं, हमारा कोई व्यक्ति की ओर नहीं, हम कह रहे हैं शाहाबाद के मतदान केंद्र पर आप जाइए, वहाँ पता चलेगा। देखिए, एक बात तो तय है और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः एक बार दोहरा देता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही है, बिहार ही है। पर ये कब होगा, ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। जहां तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा
में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर हाँ, जो लोग हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, महागठबंधन में ही वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच। मैं ये मानता हूं विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी, एक टूटा हुआ महागठबंधन देखने को मिलेगा। 2025 में क्या विधानसभा के चुनाव लड़िएगा? आपके सांसद है अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजारिश करेंगे कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव। देखिए, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है, तो जरूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया जाए। मैंने इन अटकलों को कभी खारिज ही नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं, और जल्द मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में, केंद्र की राजनीति के बनस्पत ज्यादा सक्रिय भूमिका में देखता हूं। ये केंद्र की राजनीति की बनस्पत हम बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहना चाहते हैं, ये जो चिराग पासवान के बोल हैं, इसके मतलब क्या है? और पार्टी चाहेगी तो मैं 2025 में भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैं इन अटकलों को विराम दे दूं, मैं आप लोगों से साफ कह दूं, इसका मतलब क्या? क्या वाकई चिराग 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या चिराग की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? और मुख्यमंत्री की वैकेंसी तो एनडीए में है नहीं, फिर भी चिराग विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या चिराग को लगता है कि नीतीश कुमार कुछ प्रतिशत वोट की वजह से इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो चिराग के पास ज्यादा वोट है, इसलिए वो भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? इसलिए कई बार चिराग विपक्ष को भी साथ देते नजर आते हैं, और कई बार प्रधानमंत्री के लिए ऐसा लगता है जैसे हनुमान की भूमिका में उतर जाते हैं। चिराग सबके बने रहना क्यों चाहते हैं? जैसे नीतीश के लिए कहा जाता है नीतीश सबके हैं, क्या चिराग भी अब सबके होना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चिराग के मन में क्या है, या कह कुछ और रहे हैं, अंदर के पीछे की राजनीति क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल क्या चिराग मंत्रालय में खुश नहीं है, केंद्रीय मंत्रालय में उनका चल नहीं रहा है। सवाल यह है, मंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे अधिकारी बिठा दिए गए हैं जहां चिराग फ्रीली फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चिराग दबाव डाल रहे हैं और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिक्स के बारे में भी बताएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने मेहमान के पास, जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम किशोर चौबे जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ प्रियदर्शी रंजन है, आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम किशोर चौबे जी, पहला सवाल, मेरी जो जानकारी है चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार ने ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया है जिस वजह से चिराग खुल करके फैसले नहीं ले पा रहे, और इसलिए चिराग जो अभी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं उसके पीछे दबाव है। चिराग इतनी जल्दी बिहार की राजनीति करना नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है एनडीए के नेतृत्व में, मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, तो मुख्यमंत्री का वैकेंसी तो है नहीं। तो चिराग क्या 2030 को दिमाग में रख करके उतर रहे हैं, या एक तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, जो सवाल आप कर रहे हैं, आपके सवालों में ही कई जवाब छिपे हुए हैं। पहली बात तो कि केंद्र में जो मंत्री होता है उसमें बिरले ही होते हैं, बिरले, चाहे जो भी सरकार रही हो, जो अपने मन मर्जी से बहुत कुछ कर लेते हैं। वहां अधिकारियों की ज्यादा चलती है। अधिकारी वर्ग ही ऐसे भी प्लानिंग के लेवल पर हो, एग्जीक्यूशन के लेवल पे हो। श्याम किशोर चौबे जी, ये तो सारे राज्यों में भी ऐसा है जहां मुख्यमंत्री बहुत ताकतवर है। नीतीश कुमार के शासन में भी मंत्रियों की नहीं चलती है, फैसले सारे आईएएस ऑफिसर ही लेते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं कि चाहे प्लानिंग के लेवल पे हो, चाहे एग्जीक्यूशन के लेवल पे हो, उनकी ज्यादा चलती है। और दूसरी बात कि
चिराग पासवान की राजनीति में हैसियत क्या है ये देखनी होगी। वो अपनी हैसियत खुद देख रहे होंगे, हम अब देख कर करेंगे भी क्या। भले ही उनके साथ 5 लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन राज्य में क्या स्थिति है? जमीन नहीं है ना। आप दिल्ली में है, आसमान में है। आप बिहार में नहीं है। बिहार में बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में आपकी क्या उपस्थिति है? वहां नहीं है। और आपका वोट, राजनीति कोई एक दिन का ये तो है नहीं कि नौकरी में बहाल हो गए तो थोड़ा कम बेसी भी काम करेंगे, कम भी काम करेंगे, थोड़ी काम चोरी भी करेंगे, थोड़ा इधर उधर भी करके अपनी नौकरी काट लेंगे। राजनीति में है तो आपको सक्रिय राजनीति में रहनी है। और वही जब आपका पेशा हो गया, एक तरह से मैं पेशा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपको लाइफ लॉन्ग उसमें करना है। और उसके बाद उसके लिए आपके पास बेस होना चाहिए। तो अब भी लोक जनशक्ति पार्टी आर, मेरी समझ से बिहार में बहुत बेस वाली पार्टी नहीं है। भले इनके समर्थक हैं, जातीय संरचनाएं हैं, जातीय लोग हो सकते हैं, लेकिन मौजूदगी तो वहीं से देखी जाती है ना। अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। उसके लिए उनको नीतीश जी के पास आना होगा, नीतीश जी से पैरवी करनी होगी। और रही बात विधानसभा में उनकी क्या हैसियत है, एक तरह से मानिए तो क्या एक विधायक मतलब 0, तो आप वहां 0 वैल्यू पे हैं। नहीं, अब तो वो भी नहीं रह गया। एक विधायक जीते, वो जेडीयू में चला गया, अब वो विधायक भी नहीं रह गया। मैंने मान लिया कि एक आपके पास है, फिर भी मान लिया, वो चला गया, व्यक्तिगत तौर पे चला गया। मैं उतना वोट मान रहा हूं कि उस इलाके के लोग आपको चाहते हैं, वो तो चला गया दल बदल के। लेकिन आपके पास उतना ही है तो इनको जमीन बनानी होगी। इस मायने में अपने पिता से हमको ये ज्यादा चालाक नजर आ रहे हैं, या ज्यादा समझदार नजर आ रहे हैं, या ज्यादा दूरदर्शी नजर आ रहे हैं कि ये अभी बिहार अपना बेस बनाने के लिए बिहार में आ रहे हैं। अभी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? सवाल ये है, क्या 2030 में बनाएंगे, 2035 में बनाएंगे? तब तक बहुत देर हो जाएगी ना। 2030 का जब सोचेंगे तो अगला लोकसभा चुनाव आ जाएगा उसके पहले, और उस समय तक क्या परिस्थितियां रहेंगी कौन जानता है। इसलिए मेरी समझ से उनके लिए ये परफेक्ट टाइम है और परफेक्ट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, उनको जाना चाहिए। और रही बात जो वो बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो जो पहले अनुमान था कि इनके 5 सांसद हैं तो 5 के बनिस्पत ये इतनी सीटें मांगेंगे, तो वहां पे मुझको लग रहा है कि ये थोड़ा लचीला रुख अपनाएंगे, थोड़ी कम सीटों पे भी ये राजी हो सकते हैं, बशर्ते वो मतलब इनके मन माफिक या जहां पे इनकी टारगेटेड सीटें हो, अगर वहां मिल जाए। और अगर ये, मैं एक अंदाज फेंक रहा हूं कि अगर 10-12 भी विधायक जिता लेते हैं इस बार, तो 2030 में उम्मीद बांध सकते हैं। और राजनीति में उम्मीद बांधना बुरी चीज नहीं है। और जो आपने कहा कि बिहार में फिलहाल वैकेंसी नहीं है, राजनीति में वैकेंसी होती नहीं है बॉस, राजनीति में वैकेंसी बनाई जाती है और वो मौके के अनुसार बन जाती है, तो अपना ये बना लेंगे। अभी तो तय बात है कि इस बार कोई वैसा फिलहाल सीन नजर नहीं आ रहा है कि ठीक है, इनको ठीक है, आपको सीन नजर नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, प्रियदर्शी रंजन, कि चिराग पासवान को लगता है मेरे पास 7% वोट है। नीतीश कुमार के पास तो उतना वोट भी नहीं था। जब वो 20 साल की तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये चिराग का ऐसा सोचना है। आपको लगता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की तरह, क्योंकि नीतीश के पास लगभग 4% वोट है, जिस जाति से वो आते हैं, चिराग पासवान को लगता है हमारे पास 7% वोट है, और वो भी बड़ा फाइटर कास्ट है, कन्वर्जन रेट भी बहुत ज्यादा है। और जब हमारे हाथ में कुर्सी आएगी तो दलित राजनीति की बात होने लगेगी, तो ये 7-19% में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमको क्यों नहीं बिहार के तरफ देखना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसमें गलत क्या है? लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चिराग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल में खुश नहीं है, उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया, जम करके खुल करके फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और इसलिए वो दबाव बना रहे हैं। और इस दबाव के पीछे ज्यादा से ज्यादा सीटें, इस दबाव के पीछे
उनके मंत्रालय में उनको फ्री हैंड, ये दोनों ऐसी बड़ी वजह है जिस वजह से चिराग इस तरह की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, जितने सवाल हैं आपके सभी जायज हैं और शायद जो आप अनुमान लगा रहे हैं वैसा ही है। चिराग पासवान की जो राजनीति है जो अभी दिख रही है वो दबाव की ही राजनीति है और कई कारणों से ये दबाव की राजनीति है। जो आपने जिक्र किया कि फ्री हैंड इनको नहीं मिल रहा, शायद नहीं मिल रहा होगा इसीलिए ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन उससे और ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इस चीज को मानता हूं कि टिकट बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी का पेच बिहार एनडीए में फंसा हुआ है। इसीलिए चिराग पासवान बिहार की दुहाई दे रहे हैं, बिहार फर्स्ट की बातें कर रहे हैं, बिहार बुला रहा है, नरेंद्र मोदी स्टाइल का नारा दे रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि गंगा ने मुझे बुलाया है, उसी तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। कितना बुला रहा है बिहार पता नहीं, लेकिन हाँ, चिराग पासवान की आत्मा जरूर बोल रही होगी कि चलते हैं बिहार में एक प्रयोग करते हैं। ये समय है, समय इसलिए है कि मुझे नहीं लगता, मेरी उम्र कम है, इसके बावजूद मैंने जितनी भी राजनीति को देखा है और उसके पहले की राजनीति को पढ़ा है, समझा है, उसके हिसाब से बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए कभी नहीं खुली हुई थी। तमाम नेता, छोटे बड़े नेता, सभी का दावा मुख्यमंत्री के पद पर है, उप मुख्यमंत्री के पद पर है। मंत्री तो कोई बनना ही नहीं चाहता है बिहार में, कोई भी पार्टी बना लेता है। मुकेश सहनी की ही पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के दावेदार है, कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पर भी दावा ठोकेंगे। कांग्रेस की ही ले लीजिए, जमीन है या नहीं है, लेकिन दो दो उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। वाम दलों की ओर से भी आप देखिएगा कुछ दिनों में ये सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी कि महागठबंधन के भीतर हमारा भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। एनडीए के भीतर चिराग पासवान मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, कुछ दिनों में और पार्टियां आएंगी। पशुपति पारस अगर एनडीए की ओर आ गए तो वो भी कहेंगे कि हमको भी उप मुख्यमंत्री का सीट चाहिए। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर के बिहार में बहुत जबरदस्त वैकेंसी ऐसे नेताओं को लग रहा है कि है और वो बन सकते हैं, उदाहरण है उनके पास। जैसा चिराग नीतीश को रोल मॉडल मान रहे हैं, कोई बहुसंख्यक होने का दावा कर रहा है, लालू यादव को रोल मॉडल उपेंद्र कुशवाहा मान रहे हैं कि हमारे कुशवाहा जाति की संख्या है, उसके आधार पर बन जाएंगे। नहीं, देखिए, तो सभी लोग अपने अपने प्रेरक पुरुष को चुन लिए हैं। बात क्या है कि ये एनडीए से अपने आप को अलग थलग रखना चाह रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे नीतीश कुमार रखते थे। अब जैसे आप देख लीजिए, श्याम किशोर चौबे जी एनडीए में हैं, पर ताड़ी से बैन हट जाए उसकी बात कह रहे हैं, और उसकी बात ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे कभी तेजस्वी यादव कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव भी जब नीतीश कुमार के साथ रहे तो कभी उनको ताड़ी याद आया नहीं, लेकिन जब विपक्ष में आते हैं तो ताड़ी, शराब सब याद आता है। और यह हाल सिर्फ तेजस्वी यादव का ही नहीं है, ये बीजेपी का भी है। अब चिराग पासवान को देखिए, मौजूदा समय में एनडीए में, लेकिन ताड़ी के मसले पर वो आरजेडी की भाषा बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से आपने देखा कोटा विद इन कोटा के मसले पर भारत बंद हुआ और उसमें वो एनडीए के विरोध उन्होंने स्टैंड ले लिया। तो कहा यह जा रहा है जो बिहार की 3 ध्रुवीय राजनीति है उसको ये चौथा ध्रुव बनाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि बिल्ली के बाग से अगर छीका टूटा तो कहीं मेरे हाथ आ गया तो बल्ले बल्ले, मतलब मैं कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाऊं, इसलिए वो उस कवायद में अभी से ही लग गए। उनको लग रहा है नीतीश की राजनीति अब खत्म होने की ओर है, बुढ़ापा आ चुका है, उनको लेकर के कई तरह के सवाल हैं। इसलिए अगर मैं इतनी संख्या ले आऊं और मेरी वजह से सरकार बने और गिरती है तो मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता हूं, इसलिए वो सबसे अच्छा संबंध रख रहे हैं। उनके बारे में ये बात भी कही जा रही है। आप क्या देख पा रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी? मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल देखिए, ये राजनीति में एक गठबंधन में रह के और पूरे गठबंधन द्वारा लागू कोई नीति या जिससे उस पे कभी कभी विरोध आदमी करते हैं, और खासकर चुनाव के टाइम में ऐसा कई बार देखा जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि जैसे बिहार की बात जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ एनडीए गवर्नमेंट है, लेकिन चिराग पासवान ताड़ी पर बैन की मांग हटाने की मांग कर रहे हैं। तो जिस वोट बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं या जो वोट बैंक
उनके पक्ष में नजर आता है कि वो उनका हिमायती हो सकता है, लेकिन पिछले चुनाव में नहीं था। आप ये देख रहे हैं, एक वोट में एक सीट मिली थी, मतलब ठीक है कुछ वोट्स मिले थे लेकिन सीटें नहीं मिल पाई थी, सीटों में उन वोट्स का कन्वर्जन नहीं हो पाया था। तो वो दाढ़ी वाला जो व्यवसाय है उसमें वो उस जाति के लोग ज्यादा लगे होते हैं। तो ये जातीय गोलबंदी का एक इशारा है। बाकी तो सरकार बनने के बाद, अभी तो इनके कहने से वो हटने नहीं जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात की अगली सरकार आएगी तो उसकी कौन सी रूपरेखा होगी कहा नहीं जा सकता है। वो एनडीए के पक्ष में जाएगा कि इंडिया के पक्ष में जाएगा। अगर एनडीए के पक्ष में भी जाता है तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, अभी बड़ा कहना मुश्किल है। भले ही लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि अगली बार यही चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। ये कोई गारंटी नहीं है। ये मान के चलना चाहिए कि ये गारंटेड नहीं है, नॉट टोटली गारंटेड। इसमें इफ बट लगा हुआ है और वो सबको जानता है कि उसके एक नहीं कई कारण है। इसी कारण से नीतीश कुमार अपने बेटे को भी धीरे धीरे सोशल इंजीनियरिंग से उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की ओर लाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझको लगता है कि चिराग पासवान जो बातें कर रहे हैं, जैसा कि प्रियदर्शी जी ने भी कहा, आप भी कहे, अभी तो दबाव की राजनीति चलेगी जब तक सीट शेयर, दो चीजें हैं, सीट शेयरिंग जब तक फाइनल नहीं होती है तब तक तो दबाव की राजनीति कोई भी चलेगा, और नहीं चलेगा तो उसको मिलेगा नहीं ना। घर में छोटा बच्चा है, अगर वो न रोए, पालना में चुपचाप सोया रहे, तो माँ भी उसको टाइम पे उसकी फीडिंग नहीं करती है, भूल जाती है। और वो जो बच्चे जितना ज्यादा रोते हैं उन पे उतना ज्यादा केयर किया जाता है। और चिराग पासवान कहिए अभी एनडीए में दुलरुआ है, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हनुमान की तरह पेश किया करते हैं खुद को, और कभी कभी जरूरत पड़ जाती है लोगों को, बड़े दलों को भी छोटे दलों की। तो ये अपनी हैसियत तो इतनी लाना ही चाहेंगे कि सरकार जो अगर बनती है, तो अगर सरकार अगली बार बनती है तो उसमें सरकार बनवाने में इनकी एक अहम भूमिका रहे। भले ही चीफ मिनिस्टर न बने, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो कोई वैसा विशेष क्राइटेरिया है नहीं। हम लोग देखे हैं कि पड़ोसी झारखंड में अकेले निर्दलीय रह के भी मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर बने थे, या अभी बिहार में भी ज्यादा सीटें लाने के, बीजेपी की ज्यादा सीटें होने के बावजूद तीसरे नंबर की पार्टी होके भी नीतीश जी पहले नहीं, वो भी बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास श्याम किशोर चौबे जी एक जानकारी है, वो मैं शेयर कर दूं। बीच में बहुत तरह की बात उठ रही थी, हमारे साथ संतोष कुमार जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चिराग को लेकर के कहा यह जा रहा है कि वो अपने मंत्रालय में खुले हैंड नहीं मिलने से नाराज है, तो एक वजह यह भी है कि बिहार की राजनीति में लौटने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि जैसे बीच बीच में आवाज उठती है नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा, बीजेपी खेल करेगी, नीतीश को हरा देगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएंगी, ये सब तरह की बातें हम सुनते रहते हैं। पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, संतोष जी, अगर आप हमें सुन रहे हो, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि बीजेपी इस बार मैक्सिमम सीटें इसलिए लाना चाहती है बिहार में, एनडीए को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, वो खेला नहीं करेगी जो 2020 में करने का आरोप लगता रहा है। वजह यह है कि 2027 में राष्ट्रपति बनाना है, और राष्ट्रपति बनाने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में उस तरह की मेजॉरिटी नहीं आ पाई, तो जो संख्या होगा, और बीजेपी इसलिए एनडीए का 200 प्लस सीट आए उसका भरपूर प्रयास करेगी, और इसलिए ऐसा कहा भी जा रहा है कि कई ऐसी सीटें एक्सचेंज भी होंगी जेडीयू और बीजेपी के बीच में, और मैक्सिमम सीटें जीता जा सके इसका प्रयास किया जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार के लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो फिर चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ करके बिहार आना क्यों चाहते हैं संतोष जी, जो कह रहे हैं बिहार बुला रहा है मुझे? देखिए,
चिराग पासवान जी, आपने 2020 में भी देखा था, इसी तरह से उन्होंने किया था चुनाव से पहले, और 2025 में भी उनका यही है। अपना वो लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो वो गठबंधन लेके चलते हैं कि उन्हें चुनाव जीतना रहता है, और चुनाव जब विधानसभा की बारी आती है तो उन्हें तो चुनाव जीतना नहीं है, संगठन का विस्तार करना है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, इसके साथ भी अपना भी ग्राफ बढ़ाना है, बिहार की राजनीति में एक्टिव होना है। बिहार की राजनीति में पिछले बार जब वो चुनाव लड़े तो उसका नुकसान नीतीश कुमार को, डायरेक्ट नीतीश कुमार को हुआ, और किसी को नुकसान हो ना हो, नीतीश कुमार को नुकसान हुआ और तेजस्वी यादव को फायदा हुआ चिराग के खड़ा होने से। और इस बार भी अगर चिराग पासवान को मैक्सिमम 30 सीट मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें मिली थी, उसी अनुसार 30 सीटें, उससे कम पर वो समझौता नहीं करेंगे। 30 सीट मिलेगी तो वो मान जाएंगे, उससे ज्यादा सीट अगर वो डिमांड करते हैं तो नहीं मिलेगी। ज्यादा सीट की अगर डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब वो बाहर का रास्ता देखना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ या अकेले या किसी और गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो 30 का चुनाव देखना चाहते हैं कि भाई बिहार में कितनी उनकी पैठ है, कितनी सीटें आती है किसी गठबंधन में जाकर के, तो अपना नब्ज टटोलना चाहते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भाजपा के इशारे पे, भाजपा जो चाहेगी वही करेंगे। भाजपा अगर चाहेगी तो वो गठबंधन में रहेंगे, भाजपा नहीं चाहेगी तो फिर बाहर का रास्ता देखेंगे, बाहर से फ्रेंडली मैच टाइप का करेंगे, जिस प्रकार से 2020 में उन्होंने किया था। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा, क्योंकि वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, अति महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन एनडीए का साथ वो नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे जो अभी तक जो मैंने देखा है, वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। नहीं, आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट रहा है डॉक्टर संजय, मैं मोदी का भक्त हूं, बीजेपी का नहीं। वो मोदी फैन है, बीजेपी के फैन है नहीं। और वो कहते थे जो 2030 में आएंगे, आप एकदम क्लियर कट इशारा दे रहे हैं 2025 में भी हम आ जाएंगे, पार्टी कहेगी तो। मतलब क्या है, 2025 में आकर के क्या 5 वर्ष तक संघर्ष करना चाहते हैं, या उनको ये लग रहा है कि चौथा ध्रुव हम बन जाएं और चौथे ध्रुव में हमारे पास इतनी संख्या हो कि हमारी वजह से कोई सरकार बने या नहीं बन पाए, और इस अवसर का लाभ उठा करके हम मुख्यमंत्री बन जाएं, जैसे नीतीश कुमार पिछले 20 साल से? नहीं, बिल्कुल इसकी संभावना हो सकती है कि चिराग पासवान एक और कोण बनाने के लिए कोई गठबंधन की बात कर सकते हैं, और उसमें चर्चा तो है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के साथ मिलकर के भी, क्योंकि जिस तरह से दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, जहां तक अब मोदी के अगर भक्त हैं तो एक तरह से बीजेपी के ही भक्त हुए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी कोई ऐसा इनको संदेश देंगे कि बीजेपी से इतर जाके कोई ऐसा काम करें जो नुकसान पहुंचा दे। और इस बात को लेकर के जेडीयू पहले से ही सतर्क है कि 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान की वजह से हमें घाटा या खामियाजा उठाना पड़ा था, इस बार हमें कोई खामियाजा न उठाना पड़े। लेकिन ये 2025 में चूंकि युवा, 19% दलित वोट, लोकसभा का स्ट्राइक रेट और एक कॉम्बिनेशन को लेकर के ये प्रयोग कर सकते हैं कि भाई कुछ हम जातीय समीकरण को अगड़ा पिछड़ा दलित कुछ जोड़ें और मुस्लिम को भी साथ में लाएं। ठीक है, बीजेपी अपना उस अलायंस में लड़े जेडीयू के साथ, हम भी अपना लड़ेंगे, जितनी सीटें आ जाएंगी हम किंग मेकर की भूमिका में हो जाएंगे। तो ये संभावना तलाश रहे होंगे। लेकिन इस बात में भी दम है कि अगर इनको 25 से 30 सीटें मिल जाती हैं तो एनडीए गठबंधन से ये बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वहां भी इनकी संभावना बनती है कि अगर बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटें जीत जाती हैं या थोड़ा बहुत का अंतर होता है, तो हम किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। और हो सकता है कि कहीं हम पर भी दांव न लगा दिया जाए, जो होते रहा है कि चलो चिराग पासवान युवा चेहरा है, दलित हैं, क्यों न इन्हीं को दायित्व दे दिया जाए। तो कई संभावना ये तलाश रहे हैं। अब वो संभावना में कहां जाकर के ठहरते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान का आज भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि मुझे तो बिहार में ही मन लगता है, या आप कोटा विदिन कोटा के समय इन्होंने कहा था कि 1 मिनट में मंत्री पद पर लात मार दूंगा। भारत बंद के समर्थन में खड़े हो गए थे, लेटरल एंट्री पर जो इनके बयान थे। तो चिराग पासवान
मोदी के भक्त होने के बाद भी अगर इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही हिलोरे लेने लगी तो प्रयोग कर सकते हैं कि अगर इतनी सीटें गठबंधन में मिलेगी और अगर हम अकेले लड़ते हैं तो फिर हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। हालांकि 20 में तो इनका प्रयोग असफल रहा था, जो भी 134-35 जितनी सीटों पर भी ये लड़े थे मात्र एक सीट जीत पाए थे, और वो भी एक सीट जीते, वो जेडीयू के साथ वो चले गए थे राजकुमार सिंह। तो इस बार भी चिराग पासवान एक जिसको वाटर टेस्टिंग कहते हैं कि वो पानी में पत्थर फेंक रहे हैं कि जरा इसके रिएक्शंस क्या आते हैं, कितनी तरंगे ऊपर उठती हैं और क्या कोई स्पेस बचता है क्या। लेकिन एक जगह से इनको सिग्नल मिल रहा है और वो सिग्नल जो है वो कांग्रेस के तरफ से भी थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा सिग्नल इनको प्रशांत किशोर जी से भी मिल रहा है। अब अंदर खाने में कोई खिचड़ी पक रही होगी जिसके तहत ये कुछ इस तरह की ये बातें कर रहे हैं तो अलग है, लेकिन क्या ये रिस्क लेंगे इतना बड़ा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र, क्या इनके सारे एमपी इंटैक्ट रह जाएंगे और बीजेपी और जेडीयू इनको इंटैक्ट रहने देगी, या कुछ और इनको इसके बदले में खोना पड़ सकता है। तो ये अपना नफा नुकसान तो देख ही रहे होंगे, लेकिन अभी प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा और मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, आपको प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और नहीं दिखता है, तो ये जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं संतोष कुमार जी? उपेंद्र कुशवाहा कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, गृह मंत्री को बड़ा नेता बता रहे थे, जेपी नड्डा को महान बता रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि बीजेपी के ही कुछ नेता ने जो लोकसभा में किया अगर वो विधानसभा में करेंगे तो बड़ी बुरी हार हो जाएगी। ये पार्टी को आगाह कर रहे थे या ये भी एक इशारा दे रहे थे कि हमें मन माफिक सीट नहीं मिला तो हम इधर उधर जा सकते हैं? हमारी जानकारी में वो 15 सीट चाहते हैं और अपने लिए मंत्री पद भी चाहते हैं। ये बीजेपी इनको देगी 15 सीट, इसका मुझे शक है। मंत्री पद मिल सकता है लेकिन 15 सीट इनको देगी बीजेपी, इसका मुझे शक है। बीजेपी छोड़िए, मुझे नहीं लगता आरजेडी भी 15 सीट देने के लिए तैयार होगी। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ना तो एनडीए के पास ज्यादा सीट है, ना इंडिया गठबंधन के पास। तो उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान, कोई भी अगर किसी भी गठबंधन में जाएंगे 5-7 सीट से ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है, मैक्सिमम 10 सीट। जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि केंद्र में मंत्री पद, उनको आश्वासन भी मिला है, तो केंद्र में अगर कैबिनेट मंत्री का पद मिल जाएगा तो 5-6 सीट पर भी वो मान जाएंगे। अगर केंद्र में मंत्री पद नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 15 सीट से नीचे नहीं मानेंगे, और अगर सीटें नहीं मिलेगी तो फिर वो नए गठबंधन की तलाश करेंगे, या पूरे बिहार में जिस प्रकार 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा था पूरे बिहार में, उस प्रकार से फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है उस गठबंधन में चिराग पासवान भी आ जाए, प्रशांत किशोर भी गठबंधन। तो नया गठबंधन, जैसे जैसे गठबंधन की सीटों का बंटवारा होगा, एनडीए गठबंधन का या इंडिया गठबंधन का सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद छोटे छोटे दल अपना रास्ता तलाशेंगे और नया मोर्चा की संभावना बन रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में एक बात क्लियर है, उन्हें अगर मंत्री पद मिल जाता है तो एनडीए से नहीं जाएंगे और 5-7 सीटों पर भी मान जाएंगे और एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर मंत्री पद नहीं बनता है तो अलग रास्ता नहीं, पर बीजेपी में किस नेता को वो एक्यूज कर रहे थे ये भी बता दीजिए। श्याम किशोर चौबे जी, आपसे भी पूछूंगा, वो जो कह रहे थे बीजेपी के कुछ नेता, वो कौन नेता जो उनको हराने में लगे हुए थे? सम्राट चौधरी की बात कर रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा साहब आज चले जाइए, हर बूथ पर पूछ लीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़े दुखी थे परिणाम से। आपको पता चल जाएगा कि कौन उस काम में लगा हुआ था, और सिर्फ काराकाट ही नहीं 5-6 सीट एनडीए हार गई। तो वो कहना किसको चाह रहे थे? सम्राट चौधरी को? बेशक उन्हीं को कहना चाह रहे थे, और किसको कहेंगे। सवाल है कि जो इनका मेन कहिए कि जो इनके पॉलिटिक्स को जो प्रभावित करता है, ये उसी को एक्यूज करेंगे ना। अब लोकसभा चुनाव में एनडीए 9-10 सीटें हार गई तो उसके लिए अब ब्लेम गेम तो ये करेंगे, और जब ब्लेम गेम करेंगे तभी तो फायदा होगा। सब एक चीज देखिए, बहुत व्यवहारिक चीजें हैं जो समझनी चाहिए हर किसी को, और हर कोई जानता भी है, मैं कोई अलग चीज नहीं कह रहा हूं। जब कोई सामग्री जब तौलनी होती है किसी तराजू पे, तो उसमें
50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम का बटखरा का बहुत महत्व हो जाता है। जब आप लेते हैं, जब आप होलसेल बोरे का बोरा बोरे की ये कीमत है, चाहे जितना। जी हाँ, बोलिए, आपकी आवाज कम हो गई। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच श्याम किशोर चौबे जी से हमारा नेटवर्क कम हो गया है। मैं आ रहा हूं प्रियदर्शी रंजन जी आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक बार सवाल दोहराएंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से लोकसभा चुनाव हम हार गए, अगर वो रवैया नहीं बदला तो विधानसभा चुनाव भी हार जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या सम्राट चौधरी की तरफ इशारा कर रहे थे? मुझे तो लगता है हाँ। और ऐसा कहकर के उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज देना चाह रहे थे या प्रेशर टैक्टिक्स था? क्या है ये? नहीं, मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जी के बारे में उनकी अपनी समझ है कि जो हम लोकसभा का चुनाव हारे हैं उसमें सम्राट चौधरी जी की कहीं ना कहीं से भूमिका है। अब भूमिका है कि नहीं है वो तो सम्राट चौधरी जी बताएंगे। या उनका कई प्लेटफॉर्म पर यह भी कहना था कि अगर वो चाहते तो हम चुनाव जीत जाते, या भाजपा चाहती तो चुनाव जीत। ये तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कई बार कहा है। तो अपने को वो कुशवाहा का बड़ा नेता मानते हैं और एक तरह से वो मैसेज ही कर रहे हैं बीजेपी को कि ये जो सम्राट चौधरी जी हैं उनको आप जितना भी महत्व दे दीजिए, लेकिन समाज में और जाति में स्वीकारिता हमारी ही है और हम रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं। चूंकि लालू प्रसाद जी ने एक प्रयोग किया कि कुछ कुशवाहा लोगों को उम्मीदवार बना दिया मगध के इलाके में, शाहाबाद के इलाके में, और उसकी वजह से कैसे कुशवाहा समाज गोलबंद हो करके और उनके साथ खड़ा हो गया, जबकि आपके पास उस समय भी डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी थे। तो सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के साथ और भी कुछ नेताओं के तरफ वो इशारा कर रहे हैं जो उधर के मंत्री हैं, प्रभारी हैं, उनके तरफ की इन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक अगर विधानसभा में भी अपने उम्मीदवारों के लिए काम नहीं किया तो बागी उम्मीदवार तो खड़ा होते ही हैं, बागी उम्मीदवार खड़े होंगे। तो मैसेजिंग वो करना चाह रहे हैं बीजेपी को कि इस बार तो कम से कम आप हम पर भरोसा कीजिए और अपने पार्टी के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनको जरा टास्क दीजिए कि भाई आप वहां रह करके जिताने में अपनी ऊर्जा लगाइए, न कि कोई व्यक्ति जीत रहा है उसको हराने में अपनी ऊर्जा लगाइए। तो मैसेजिंग ही है। अब बीजेपी इनकी बात कितना मानती है, इनकी बातों का कितना प्रभाव बीजेपी के ऊपर होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कहने का लहजा वही है। और आपने तो नाम ही बता दिया कि सम्राट चौधरी जी को केंद्र में रख करके ये कह रहे हैं। नहीं, पर दरअसल उनको अपने पॉलिटिक्स में भी तो प्रियदर्शी रंजन सम्राट चौधरी बाधक लग रहे होंगे ना। पर सम्राट चौधरी का बीजेपी में तो अभी सबसे बड़ा कद दिखाई पड़ता है बिहार में। वो उपनेता हैं, मुख्यमंत्री के बाद वही हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, उनका स्टेचर बड़ा है और जिस तरीके से उनका जिस तरह का तारतम्य बैठ रहा है विनोद तावड़े के साथ, उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। कहा जाता है केंद्रीय नेतृत्व उनको पसंद कर रहा है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा उन पे अटैक करके क्या हासिल कर लेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो मैं जो पहले बोल रहा था उसमें एक चीज त्रुटि हो गई थी मुझसे, वो मैं बता देना चाहता हूँ। वैकेंसी तो एक ही है मुख्यमंत्री की, लेकिन कई दावेदार पैदा हो गए थे, मैं ऐसा कह रहा था। दूसरी बात, मैं ये मूल सवाल पर, अभी के सवाल पर आता हूँ। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बनाम सम्राट चौधरी, ये अदावत बहुत पुरानी है। या इसको इस तरीके से समझिए कि कुशवाहा राजनीति के सिरमौर बनने की जो होड़ चल रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नागमणि और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष का भी आप, उपेंद्र जी का भी आप इसमें नाम ले सकते हैं। उमेश कुशवाहा, सॉरी माफ करिएगा, उमेश कुशवाहा जी का भी नाम ले सकते हैं। ये 3-4 एंगल है और जनता दल, ये आरजेडी टिकट देकर के कुशवाहा राजनीति को साध रही है। तो कुशवाहा राजनीति अभी केक के टुकड़ों की तरह कटी बटी हुई है, अलग अलग धड़ों में बटी हुई है और इसके सिरमौर बनने की होड़ लंबे अरसे से उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं।
और नई चुनौती उनको सम्राट चौधरी से मिल गया है। और सम्राट चौधरी का जो स्ट्रक्चर बढ़ा है बिहार की राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बैक कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा का तिलमिलाना लाजमी है। और हाँ, हार हुई जो उपेंद्र कुशवाहा की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बात रही होगी। ये जो धुआं उठा है बिना आग के तो नहीं है। और सम्राट चौधरी से ज्यादा जो लोग दोषी हैं उपेंद्र कुशवाहा को, उन पर भी चोट करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ठीक है कि माना कि चुनाव लड़ रहे थे और सम्राट चौधरी ने आंतरिक तौर पर उनका विरोध किया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। लेकिन जो खुल करके चुनावी मैदान में था उस पर उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी जो उपेंद्र कुशवाहा बनाम सम्राट चौधरी की लड़ाई है उसमें एनडीए पिस सकता है। क्योंकि भोजपुरी में एक गाना अभी बहुत ट्रेंडिंग है, छने छने बदले तहरो मिजाज रजू, तो वो उपेंद्र कुशवाहा पर बिल्कुल सूट करता है। उपेंद्र कुशवाहा का मिजाज कभी भी बदल सकता है, उन्होंने ऐसा किया भी है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई नेता इतनी पार्टियों में गया हो और इतनी पार्टियों का गठन किया हो। अपनी भी पार्टी बनाई 2 बार, एनसीपी में भी गए, तमाम जगहों पर इनका आना जाना लगा रहा। इसके बावजूद स्थायित्व इनकी राजनीति में, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में नहीं आई है। और सम्राट चौधरी की आ गई है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सम्राट चौधरी जिस तरीके से विधान परिषद गए, उप मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद और स्वीकार्यता नहीं, ठीक है, दोनों बढ़ पर गए हैं। पर ये जो पूरी कवायद चल रही है, मैं यही पूछना चाहूंगा श्याम किशोर चौबे जी, आपको लग रहा है इन दो नेताओं का महज प्रेशर टैक्टिक्स है कि भाई आप हमको सीट दीजिए, ऐसा सीट दीजिए जो हम जीत सकें, इसके अलावा कुछ नहीं? आपको नहीं लगता ये दोनों एनडीए छोड़ने जा रहे हैं? या आपको लग रहा है कि चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ करके बिहार की राजनीति में कूद पड़ेंगे, कुछ इंतजार करेंगे, लेकिन अब उनके इंतजार करने का मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी होगा? और उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि हमें मंत्री पद जल्दी से जल्दी दीजिए ताकि हमारे समाज में हमारा कद सम्राट चौधरी की तुलना में छोटा ना दिखाई पड़े। अभी जो आप दिखा रहे थे, मतलब शो शुरू होने के पहले, ठीक पहले आपने सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और चिराग पासवान मीडिया वालों से बात कर रहे थे, वो आपने दिखाई। उसमें चिराग पासवान ने एक बात कही कि मुझको लगता है कि चुनाव आते आते महागठबंधन बिखर जाएगा, बिखरा हुआ महागठबंधन आप पाएंगे। इस बात से मेरा कोई मतलब, जो आप अभी सवाल कर रहे हैं उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ताल्लुक आप जोड़ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि भैया हम लोग इंटैक्ट हैं और इंडिया ब्लॉक में रस्साकसी चल रही है। तो चुनाव के पहले जब तक फाइनल नहीं होता है सीट का, कोई बात फाइनल नहीं होती है, उसके पहले सम्राट चौधरी मतलब विद इन एनडीए कह रहे हैं, जो कि अभी डॉक्टर संजय ने भी कहा कि वो केवल शो करना चाहते हैं, वो शो ऑफ कर रहे हैं अपने आप को, सबको अपना अपना। नहीं, वो उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिखाया था, बीच बीच में आपकी आवाज कट जा रही है, तो संतोष जी यही समझा जाए ना, सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है, दोनों एनडीए में ही बने रहेंगे? या आप देख पा रहे हैं, कल मेरी एक आरजेडी के नेता से बात हो रही थी, वो कह रहे थे नहीं उपेंद्र कुशवाहा हमारी तरफ आ सकते हैं, वो कह रहे थे वो एनडीए में नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। क्या आपको इसकी संभावना दिखाई पड़ती है? वो कल अटैक करते हैं पर बीजेपी के नेता पर अटैक करते हैं, बीजेपी पे अटैक नहीं करते हैं। पीएम, एचएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन तीनों के प्रति काफी सम्मान दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? उनको मंत्री पद चाहिए, कुछ सीटें चाहिए और इसके लिए ये दबाव है। और दूसरा, अगर हम चिराग की बात करें तो चिराग का मन अब बिहार में लगने लगा है, इसलिए वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। वजह साफ है कि उनको दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कभी भी वैकेंसी क्रिएट हो सकता है और उनके लिए माकूल समय होगा, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो किसी भी दल, इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं,
प्रशांत किशोर के भी साथ साथ सकते हैं, नया मोर्चा भी बना सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और शुरू से बिहार में नीतीश कुमार के बाद वो मुख्यमंत्री पद अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं और उनका समाज भी उनको मानता है कि कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। और यही वजह है कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद भाजपा उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर चलती है कि उनके साथ वोट है। विधानसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा 2020 का, उसमें लगभग 4 से 5% वोट उनकी पार्टी को आया पूरे बिहार। तो एक मैसेज गया कि कुशवाहा, और बूथ वाइज निकाला गया, नीतीश कुमार जी ने भी बूथ वाइज निकलवाया, तो जहां जहां कुशवाहा समाज का बूथ था वहां पर उनको ज्यादा वोट आया। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उन्हें फिर अपने पार्टी में जनता दल यू में शामिल करवाया था। कुशवाहा समाज का वोट उनके साथ है और अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा तो एनडीए से कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में रहेंगे, 5 सीट मिलेगा फिर भी वो एनडीए में रहेंगे, एनडीए के गठबंधन से लड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि बस मंत्री बनना चाह रहे हैं इसलिए ये सब कुछ है, नहीं तो वरना एनडीए बिल्कुल मजबूत है, गठबंधन इंटैक्ट है। डॉक्टर संजय, और कहाँ जाएंगे, क्योंकि 2004 से लेकर के अगर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को देखिएगा तो हमेशा वो कहीं कभी इधर कभी उधर। हमको याद है जब वो अमित शाह जी का फोन को इंटरटेन वो नहीं करते थे जब वो केंद्र में मंत्री थे, और बाद में वो इंडिया गठबंधन में चले गए, चुनाव लड़े, क्या हश्र हुआ सबको पता है, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पता है। कभी नीतीश कुमार जी के साथ होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी अलग होते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी समझते हैं। हाँ, ये सत्य है कि कुशवाहा समाज उनको अपना नेता मानता है, एक शालीनता, एक सज्जनता उनमें है, लेकिन धैर्य नहीं है, और धैर्य नहीं होने की वजह से वो तुरंत भर में निर्णय लेते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। तो अगर उनको केंद्र में कोई जगह दे दी जाती है, मंत्रिमंडल में अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को फिर जोड़ लिया जाता है, तो एक मैसेज देने के लिए बिहार में हो जाएगा कि सम्राट चौधरी से बड़ा कद मेरा है, देखिए एनडीए कितना हमें भाव दे रही है, कितना सम्मान दे रही है। राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा जी को लेने के पीछे का कारण वही था कि जिस तरह से कुशवाहा समाज टूट रहा था और लालू प्रसाद जी के फोल्ड में जा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेज करके थोड़ा विराम लगाई गई। अब एक दबाव ये बना रहे हैं कि भाई ये राज्यसभा से काम नहीं चलेगा, हमको मंत्रिमंडल में जगह देनी होगी और प्लस हमारे हिस्से में जो सम्मानजनक सीटें हैं विधानसभा में वो भी देनी होगी, नहीं तो हम फिर और कोई निर्णय ले सकते हैं। देखते हैं बीजेपी इनके दबाव में आती है या नहीं आती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दबाव बनाने की शुरुआत अब इन्होंने कर दिया है। चलिए, अब दबाव बनाने की शुरुआत इन्होंने कर दी है, पर 2 एलाइज एनडीए के चिराग पासवान क्या मूव लेंगे और उपेंद्र कुशवाहा ने कल जो सियासी बम फोड़ा है उसके मायने और मतलब क्या है, और उसके बाद एनडीए के भीतर चर्चा परिचर्चा बड़ी तेज है। मेरी एनडीए में भी एक बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की तमाम एक्टिविटीज को हम लोग संशय की नज़रों से देख रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होना कोई खराब बात नहीं है, दरअसल अपने पॉलिटिकल सूटेबिलिटी के लिए तमाम सियासी पार्टियां या सियासी लीडर फैसला लेते रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान क्या करेंगे हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में संतोष कुमार जी, प्रियदर्शी रंजन जी, श्याम किशोर चौबे जी, डॉक्टर संजय कुमार जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।